बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एट 7 के साथ अजीम शहजाद आपके साथ है। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गई है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में कोरोना के मरीज़ों का दिन ब दिन तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गुजरात चूँकि पाकिस्तान में पंजाब में कोरोना के लिहाज से 5वें नंबर पर है। गुजरात की अवाम में संजीदगी का अभी तक मुजाहरा नहीं हुआ। यही वजह है कि पाकिस्तान में गुजरात में आज कोरोना की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गुजरात की अवाम SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रही। ताजा हज़रात ऐसे हैं जो अपने कारोबार को लेकर इंतहाई परेशान हैं। कोरोना वायरस के भी पूरी दुनिया में किसी किस्म की कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई। ये सारे मसाइल एक तरफ हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर एक प्रोपोगेंडा या एक झूठी अफवाहों का सिलसिला चलता जा रहा है। तो आज हम इन्हीं हॉट टॉपिक पर बात करेंगे। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ होगा डॉक्टर सऊद साहब से, जो कि गुजरात में YDA प्रेसिडेंट की अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे डॉक्टर आसिफ साहब, जो कि डिप्टी DMS की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा आज हमारा साथ होगा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नायब सदर चौधरी शाहिद अख्तर साहब से। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर सऊद साहब से। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, गुजरात में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हत्ता कि गुजरात इतनी सीरियस कंडीशन में है, गुजरात टॉप 5 लिस्ट में आ रहा है कोरोना के हिसाब से अगर देखा जाए तो। इसकी क्या वजूहत है? गुजरात में कोरोना वायरस क्यों फैल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौक़िफ़ देने का मौका दिया। देखें, PMA डिस्ट्रिक्ट गुजरात और YDA गुजरात दोनों ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है कि पिछले 2-3 माह से जब से ये कोरोना हमारे गुजरात में आया तो हमने बड़ा एग्रेसिवली इसके ऊपर काम किया। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमने जो हमारी ज़िम्मेदारी में आता है वो हमने बड़ा भरपूर अंदाज में कोशिश किया कि पब्लिक को अवेयर भी किया जाए। जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन फाइटर हैं, डॉक्टर्स जो पहली सफ़ में इस जंग के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उनके लिए जो PPE किट्स, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, वो सारा का सारा प्रोवाइड किया जाए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट को हमने बड़ा एम्फेसाइज़ किया, क्योंकि आपको पता है कि उनकी तादाद कितनी ज़्यादा होगी इस वक्त इन्फेक्ट की, जो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स हैं। जो गुजरात में आपने सवाल किया कि क्यों इतने ज़्यादा हैं, हमने पहले दिन से कहा था कि चूँकि यहाँ पे ये जो बेल्ट है आपकी, गुजरांवाला से आप क्रॉस करें आगे खारियाँ जेलम तक आपकी जो बेल्ट है, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी की है। चूँकि ये हमारा जो पहला केस रिपोर्ट हुआ था बशारत नाम का 16 मार्च को गुजरात में, वो भी स्पेन से आए हुए थे वापस। तो हमारे मेजॉरिटी हर दूसरे तीसरे घर से कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर है जो बाहर रहता है। और ये कोरोना जब पूरी दुनिया में फैला है, ये पेंडेमिक जब पूरी दुनिया में हुई है, तो वहीं से ये हमारे पास यहाँ पहुँचा। जैसे ज़ायरीन थे, जैसे उम्रा से वापस आए हैं, जैसे स्पेन, इंग्लैंड, UK से आए हैं, सारे जो भी लोग फ़ॉरेन से ट्रैवल करके हमारे पास आए हैं, उनसे हमारा आ गया है। तो हम चूँकि हमारी कसरत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो बाहर के ममालिक में रहते हैं, तो इस वजह से गुजरात जो था वो हिट लिस्ट पे था और रेड जोन था। तो हमने इसी पैराए में बार बार अपना एम्फेसाइज़ किया कि गुजरात के मैटर्स को बहुत सेंसिटिवली लिया जाए, कि अगर यहाँ पे अगर आउटब्रेक इसकी होगी तो वो बहुत ज़्यादा होगी, और वो उसके नताइज आज आपके सामने हैं कि किस तरह बुरी तरह गुजरात मुतासर हुआ इसमें। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो कोरोना के मरीज़ों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इसके साथ ही लॉकडाउन में भी नरमी दिखाई दे रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों सिचुएशन में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी? देखिए अजीम, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हम इसके ऊपर अपनी तकरीबन 3 दिन पहले भी हमने प्रेस रिलीज़ अपनी जारी की। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट गुजरात ने और यंग डॉक्टर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट गुजरात, दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर अपना बरमला इजहार किया। हमने ज़िले इंतज़ामिया को, हुकूमत पंजाब को बार बार तंबीह की इसके बारे में कि जब ये लॉकडाउन ईज़ ऑफ करने जा रहे थे, हम जानते हैं कि मुल्क के जो माशी सूरत हाल है, जो इकनॉमिकल क्राइसिस हैं हमारे मुल्क के, वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम इस लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा अरसे तक लेके चल सकें। लेकिन इसके मर्ज़ को और इस वबाई मर्ज़ को फैलने के रोकने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था कि जब लॉकडाउन हुआ था तो उसके अंदर जो SOPs थे, जो लोगों के अंदर अवेयरनेस कैंपेन करनी थी, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी थी, जो मास्क का और हैंड सैनिटाइज़ का जो तरीक़ाकार इख्तियार करना था, वो SOPs के ऊपर अनफॉर्चुनेटली अमल दरामद नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये जो वबाई मर्ज़ है बहुत तेज़ी से गुजरात में भी इसका फैलाव हुआ है। जो ही लॉकडाउन ईज़ ऑफ हुआ है, उसके बाद आपने अपने गुजरात के, आप देख लें, आप गुजरात के जो चौक पाकिस्तान का बाज़ार है, या जो भी आपके मॉल्स हैं, या जो भी सारी चीज़ें जब वो खुली हैं, और वो फिर ईद भी थी, चांद रात भी थी, और भरपूर अंदाज में पब्लिक निकली है। आवाम को भी हमने बार बार कहा कि खुदारा
इस वबाई मर्ज़ में एहतियात सबसे लाज़म है। जब तक इसकी वैक्सीन प्रॉपर नहीं आ जाती इसका कोई और इलाज नहीं है। बाकी सब चीज़ें मददगार साबित हो सकती हैं, लेकिन जो ओनली द पैरामीटर जो 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 आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, जिसको हम पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, जिसको यूके, स्पेन, यूएसए, इटली, यूएई, सऊदी अरेबिया भरपूर अंदाज में जो इसको कर रहे हैं, वो सिर्फ यही कर रहे हैं कि एसओपीज़ के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्टली अमल दरामद करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर सोशल मीडिया पर यह बहस देखने में आई है कि एक नॉर्मल मरीज़ को कोरोना का लेबल लगा दिया जाता है, ख्वाह वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में दाखिल होकर या वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो। मुझसे भी अक्सर ये लोग सवाल करते हैं, अक्सर मेरे फ्रेंड ये सवाल करते हैं कि कोरोना के मरीज़, नॉर्मल मरीज़ को कोरोना का मरीज़ बनाया जा रहा है, या एक नॉर्मल डेथ होती है तो उसको कोरोना के जो है ना डेथ तस्वर उसको उसके खाते में डाल दिया जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? मुझे अजीम साहब, मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह के जो एनालिसिस करते हैं या इस तरह के अगर कोई सोशल मीडिया पे कैंपेन होती है तो हमारी ज़िले इंतज़ामिया कहाँ सोई हुई है, हमारी हुकूमत पंजाब कहाँ सोई हुई है, हमारी हुकूमत पाकिस्तान कहाँ सोई हुई है। इस तरह के प्रोपेगेंडे बहुत सारे लोगों को डी ट्रैक करते हैं चीज़ों को। मुझे बताएं कि क्या किसी को कोरोना लेबल करके क्या मिल जाना है? क्या हमारे हॉस्पिटल में हम किसी को अगर इलीगली या गैर ज़रूरी तौर पे या गैर कानूनी तौर पे कोरोना लेबल करेंगे तो क्या हमें कुछ मिल जाएगा? ये सब एक बातें बनी हुई हैं कि जी अगर कोरोना से ज़्यादा एक्सपायरी होगी तो आपको एड जो आपकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ले रही है, कोरोना की मद में ले रही है या पोलियो की मद में ले रही है, वो आज से पहले भी ले रही थी, वो आज भी ले रही है, वो कल भी लेती रहेगी। जब तक आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा तो इसको कोरोना के साथ लेबल मत करें। पूरी दुनिया आपके डेथ के हिसाब से आपको हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि पूरी दुनिया जिसने हेल्प करनी थी वो खुद सफ़रर है इसकी। अमेरिका जिसने आपको सबसे ज़्यादा एड देनी थी, आज लाखों की तादाद में उनकी डेथ रेशियो वहाँ पे है। इंग्लैंड जिसने देनी थी, उनकी अपनी तादाद देखें, उनकी डेथ की और पॉजिटिव केसेस की कितनी है। उनके अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं। चाइना को देख लें, जो फाइनेंशियल हब है सबसे बड़ा, वो भी इसके ऊपर स्ट्रगल कर रहा है। सो हमारी तो कैपेसिटी या हालात या वाक़यात उन सब ममालिक से बहुत मुख्तलिफ है। हम तो अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री और हमारा तो क्राइटेरिया भी उनके साथ नहीं बनता। सो ये सब एक हाइपोथेटिकली चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, बात की जाती है कि जी जो भी आ रहा है उसको कोरोना लेबल करके किया जा रहा है। हाँ, इसमें थोड़ी जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं या कंफ्यूज करती हैं लोगों को, वो इसलिए करती हैं क्योंकि जब ये पहले फेज़ में आया तो ये एसिम्प्टोमेटिक था, यानी कि बग़ैर अलामात के लोग पॉजिटिव हो रहे थे। तो लोगों ने कहा कि जी हमें तो अलामत ही कोई नहीं है, हमें बुखार भी नहीं हुआ, खांसी भी नहीं हुई, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, ये को प्रोपेगेंडा हो रहा है। जब इसकी सेकंड फेज़ पूरी दुनिया में इसने इसी तरह रिएक्ट किया है, इस कोरोना ने सेकंड फेज़ आई, अब वो सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं और सिम्टम के बाद आपकी एक्सपायरीज़ होती हैं। अब हमारे पास जो अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में मेजॉरिटी पेशेंट हमारे ट्रामा सेंटर में जो लैंड कर रहा है या कोरोना में जो हमारे पास फ्लू क्लिनिक में आ रहा है, वो अलामात के साथ आ रहा है। हम सेकंड फेज़ के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो आज भी अगर हमने तदबीर ना की, अल्लाह ताला ने जैसे कहा है हमें कि हमने अगर आज भी इसकी एहतियात ना की, तदबीर ना की, तो हम बहुत बड़ा लॉस करेंगे। हम इटली को भी भूल जाएंगे और अमेरिका भी, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन इसी तरह अगर हमने अपना नॉन सीरियस एटीट्यूड रखा तो ये बहुत बड़ा मसाइल का हम शिकार होंगे। सो इन चीज़ों के ऊपर कतई ना करें कि कोरोना बिल्कुल नहीं है और कोरोना जानबूझ के बना देते हैं। अगर जानबूझ के बनाना हो तो क्या जो आपका फ्रंट लाइन वॉरियर है, डॉक्टर है, नर्स है, पैरामेडिक्स है, वो ख़ुद भी इन्फेक्ट करेंगे अपने आप को, या वो अगर उनकी कोई कास्ट मिल रही है या पैसे मिल रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा था जी वो कोई इंजेक्शन लगाते हैं जी फलान होता है जी, डेथ हो जाती है जी उसके बाद, और ये सब फाल्स चीज़ें हैं। 50 डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स की डेथ पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में। क्या आप इसके बाद भी आपको किसी सबूत की ज़रूरत है कि ये लोग किसी चीज़ की, किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का पार्ट हो सकते हैं? खुदारा इसको सीरियस लें, ये बड़ी सीरियस मैटर है। इस वक्त हम पेंडेमिक के सेकंड थर्ड फेज़ के अंदर हैं। इस फेज़ के अंदर सिम्टम्स और एक्सपायरीज़ बहुत तेज़ी से होती हैं। पिछले एक हफ़्ते 10 दिन से, ईद के बाद से लेके आज तक आप अपना रिकॉर्ड निकाल के देखें कि आपकी गुजरात के अंदर पर डे 3 से 4 एक्सपायरीज़ मिनिमम हो रही हैं कोरोना सस्पेक्ट की। वो आपके पास रिपोर्ट नहीं होती, इसलिए क्योंकि जब उसका सैंपल जाता है तो 10वें दिन उसकी रिपोर्ट आती है। उन 10 दिन के अंदर वो बेचारा सर्वाइव नहीं कर सकता, तीसरे चौथे दिन वो एक्सपायर हो रहा है। तो अगर आज भी हमने इसको सीरियस ना लिया तो अल्लाह ना करे हम बड़ा नुकसान का अंदेशा है हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजरात के ताजरों का कहना है कि हुकूमत इन्हें इजाज़त दे रही है, लेकिन वो इजाज़त बहुत थोड़ी है, जहाँ से इनके फाइनेंशियली अखराजात पूरे नहीं होते।
तो गुजरात के जो ताजर हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमने अब अपनी मर्ज़ी करनी है, हमने अब अपनी दुकानों को जो है ना अपनी मर्ज़ी से ओपन करेंगे। SOPs का ख्याल भी नहीं रखते। उन्होंने SOPs के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद भी नहीं किया हुआ। बाज़ारों में देखें रश बहुत ज़्यादा है। ताजर यानी कि इस हद तक वो अपनी लास्ट स्टेज पर, बर्दाश्त करने की लास्ट स्टेज पर पहुँच चुके हैं कि उनका वो कह रहे हैं कि हमारा गुजारा नहीं है। तो इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, मैं किसी जो भी हमारा ये जो ताजर भाई हैं हमारे, हम जानते हैं कि हमारा मुल्क माशी तरीके से, माशी सूरत हाल में किस तरह दो चार है, और जो हमारी पब्लिक है मेजॉरिटी वो डेली वेजेस की है, अपना डेली वेजेस के ऊपर दिहाड़ी लगाते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं। इसी तरह हमारी ताजर बहादरी है। लेकिन जो SOPs हैं वो हुकूमत ने बनाने होते हैं। देखिए, कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट हुकूमत ने कराना होता है, वो क्रॉस सी बोर्ड होता है। अब वो ये नहीं है कि किसी शॉपिंग बड़े माल के लिए डिफरेंट हो और किसी छोटी दुकान के लिए डिफरेंट है। कुछ बेसिक चीज़ें हमें इस कोरोना के साथ ज़िंदा रहने की आदत डालनी पड़ेगी जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती। हमें सीखना होगा कि इसके साथ हमने कैसे रहना है, कैसे हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, कैसे हमने कारोबार करना है, कैसे हमने नमाज और मस्जिद का एहतराम करना है, और किस तरह हमने बाजमात नमाज अदा करनी है, किस तरह हमने अस्पतालों में जाके इलाज करवाना है, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल। इन सब चीज़ों को हमने लर्न करना है अनटिल अनलेस इसकी प्रॉपर वैक्सीन आ नहीं जाती। सो इससे आंखें बंद कर लेने से, ये कबूतर की तरह ये कि बिल्ली नहीं खाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आंखें खोलें, समझें, तदबीर करें। SOPs बनाने हुकूमत का काम है, इम्प्लीमेंट करवाना हुकूमत का काम है, और हम सब ने कोऑपरेट करना है। वो चाहे हमारा को ताजर हो, चाहे हमारा को वकील हो, चाहे हमारा को साफ़ी हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी शोबा से तल्लक़ रखता हो, चाहे वो पुलिस हो। जो हमारी पुलिस जो है, जो डॉक्टर्स के साथ एक फ्रंट लाइन पे वो भी काम कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी अपने नाकों के ऊपर करते हैं जैसे हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं। और दोनों जो आपके फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, एक चीज़ मैं इसमें और भी ऐड कर दूँ, दोनों पेशे जो आपके पहली सफ़ में आपके लिए लड़ रहे हैं कोरोना के अगेंस्ट, दोनों ही सफ़रर हैं। अब डॉक्टर्स को देख लें, आप गुजरात के अंदर आप देखें कोरोना के ऊपर जो आपकी भर्ती हुई है, जो कोरोना स्पेसिफिकली जो डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स जो सारे भर्ती किए गए हैं, 2-2 ढाई माह इन्होंने कहा ऑनरेरिया देंगे कि डबल तनख्वाह देंगे, उनको पहली तनख्वाह अभी तक नहीं मिली। स्टिल दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़। सो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं दोनों को। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को भी ये चीज़ चाहिए कि SOPs के ऊपर अमल दरामद कराना उनका काम है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी तक चूँकि कोरोना वायरस की वैक्सीन भी दरियाफ्त नहीं हुई, अवाम की तरफ से भी तावन देखने में नहीं आ रहा है, और लॉकडाउन में भी नरमी आ गई है, तो ये सब कैसे मैनेज होगा? सुनने में ये भी आया कि ये जो वायरस है ये सारा सिलसिला अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक चलेगा। तो एक लंबे पीरियड तक ये सारा कैसे मुमकिन होगा? इस सारी सूरत हाल को मेंटेन कैसे किया जा सका? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए अजीम, मैंने आपको पहले बताया कि इसके साथ हमने जीना सीखना है। कोरोना के साथ जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, नोबडी नोज़, कोई भी नहीं जानता। 6 महीने, 8 महीने, साल, 1.5 साल, अल्लाह करे कल ही आ जाए। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम है, ज़ाहिर है उसकी प्रॉपर पूरी प्रेपरेशन होती है। वो एक पूरा टेक्निकल तरीक़ाकार है जो कि 6-8 माह, साल, 1 साल मिनिमम उसको रिक्वायर्ड होता है किसी भी वायरल के लिए, कोई भी वैक्सीन तैयार करने के लिए। लेकिन अगर हम लोगों ने इसको सीखा ना कि हमने इसके साथ रहना कैसे है, लॉकडाउन में नरमी वो हुकूमत की मजबूरी हो सकती है, हुकूमत की ज़रूरत हो सकती है, हमारे मुल्क की ज़रूरत हो सकती है। हम उसके ऊपर हमने तो बड़ा कैटेगोरिकली एज ए PMA डिस्ट्रिक्ट गुजरात, YDA गुजरात, या हमारी जो एसोसिएशन पंजाब में बैठी है, YDA पंजाब हो या PMA पंजाब हो, या हमारी PMA पाकिस्तान हो या PMA सिंध हो, सब ने बड़ा कैटेगोरिकली इसके ऊपर एज ए मेडिकल हमने कहा था कि सख्त से सख्त लॉकडाउन होना चाहिए। इसके अलावा इसका पूरी दुनिया में कोई हल नहीं है। लेकिन अगर आप लॉकडाउन को किसी जगह पे ईज़ ऑफ कर रहे हैं, जितना आपने कर दिया है और जितना इसका स्प्रेड हो चुका है, पर डे आप 3000 के केसेस को क्रॉस कर रहे हैं। आप दुनिया के टॉप लीडिंग 10-20 कंट्रीज़ में आ रहे हैं जिनका पर डे पॉजिटिव केस। तो अगर आपने SOPs के ऊपर भी अमल दरामद नहीं कराना, तो आज़ाद कर देना चीज़ों को, और हर्ड इम्यूनिटी की तरफ अगर आपने जाना है, तो आप कहते हैं कि लोग इन्फेक्ट हों और अपनी इम्यूनिटी डेवलप करें, अल्लाह खैर सला, जो जाएंगे तो जाएंगे। हुकूमत तो फ़ैसला मेरे ख्याल से अपने जहन में एक चीज़ बना चुकी हुई है कि अगर हम इनको माशी तौर पे हमने कुछ कहा और रोका कारोबार को, और भूख से किसी की डेथ हुई तो वो हुकूमत के लेबल में आएगी, और कोरोना से हुई तो हम बड़े सारे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी पूरी दुनिया में हो रही हैं डेथ, तो फिर हम बता सकते हैं जी हो रही हैं। लेकिन इसके साथ देखें,
अगर आप उतना सख्ती से लॉकडाउन नहीं कर सकते तो मिनिमम कम से कम आप SOPs के ऊपर प्रॉपर अमल दरामद कराएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाएं, मास्क इंपॉर्टेंट करवाएं, हैंड सैनिटाइज, हैंड वॉश करना मस्ट बनाएं। ये सारी चीज़ें हम सब ने सीखनी हैं, तो ही हम इस स्प्रेड को, इस कर्व को डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ये नहीं कह सकते कि ये जून में जाएगा, जुलाई में जाएगा, नवंबर में जाएगा, दिसंबर में जाएगा। जब तक वैक्सीन नहीं आती हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। ये हकीकत है, तल्ख हकीकत है, ये हम सबको माननी पड़ेगी। जितनी जल्दी मान लेंगे उतना कम नुकसान होगा, जितनी देर लगाएंगे उतना ज़्यादा अपना नुकसान करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया डॉक्टर आसिफ महमूद ने, जो कि गवर्नमेंट अजीज़ भट्टी अस्पताल में DMS की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, गुजरात में कोरोना के वायरस के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इसकी क्या वजूहत हैं? शुक्रिया अजीम साहब। जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक़ है, आपको पता है ये पैंडेमिक है, इसके केसेस पूरी दुनिया में जो होता है ना वो बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से गुजरात के अंदर भी जो केसेस हैं उनमें काफ़ी हद तक जो होता है ना इजाफा देखने में आ रहा है। इजाफा की जो मेन वजह नज़र आती है ना हमें, वो ये है कि लोग जो होता है ना वो एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल नहीं करते हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग या जो हैंड वॉशिंग या इसके अलावा जितने भी एहतियातें बताई जाती हैं, आम तौर पे उसके ऊपर जो होता है ना आवाम के लेवल के ऊपर जो होता है ना अमल नहीं हो रहा। तो मेरा यही ख्याल है कि शायद सबसे बड़ी रीज़न यही है कि जो बेहतियाती अवाम के अंदर पाई जाती है उसकी वजह से केसेस जो होता है ना वो बढ़ना शुरू हो गए। डॉक्टर साहब, गुजरात में कोरोना के मरीज़ की डेड बॉडी है, वो लवाहिकीन को किस बेस पर उनके हवाले की जाती है? यहाँ पे जो पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनकी जो डेड बॉडी है वो लवाहिकीन के हवाले नहीं की जाती, बल्कि वो TMA के ज़रिए एक बाकायदा जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के SOPs हैं उसके मुताबिक उसको जो होता है ना दफनाया जाता है। उसमें यही होता है कि TMA वाले और रेस्क्यू वाले ख़ुद बॉडी को यहाँ से रिसीव करते हैं, सारा जो प्रोटोकॉल है जितना भी होता है उसके ऊपर अमल करके डेड बॉडी जो होता है ना वो कब्रिस्तान लाई जाती है और वहीं पे उसकी तदफीन होती है। और यही SOPs हैं जिसके तहत जो होता है ना हम भी यहाँ पे अमल करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज़ा की डेड बॉडी आपने उनके अस्पताल की तरफ से उनके हवाले की गई और SOPs का ख्याल ना रखते हुए उसका जनाजा भी पढ़ा गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आमतौर पे जो पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं ना वो लवाहिकीन के हवाले नहीं किए जाते, लेकिन जहाँ पे कोई सस्पेक्ट केस होता है जिसकी अभी कंफर्म नहीं होता कि ये कोरोना पॉजिटिव है तो उसको भी बाकायदा तौर पे क्लोरीनेट करके और उसको यहीं पे उसका कफन वगैरह करके ताबूत में बंद करके दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि ये डायरेक्टली जाके कब्रिस्तान में जो होता है ना वो दफन कर दें। तो यही असूल है जो हम लोग यहाँ पर सबको एजुकेट करके बता के और समझा के भेजते हैं। तो बाद में बाज़ किसी जगह पर कुछ चीज़ों पे अमल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ से इसमें किसी किस्म का नहीं होता। हम लोग बाकायदा तौर पे उनको गाइडलाइंस दे के तो यहाँ से भेजते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बात ये भी कंप्लेन आ रही है कि नॉर्मल मरीज़ को कोरोना के मरीज़ का लेबल लगा दिया जाता है अजीज़ भट्टी अस्पताल में, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे जितने भी मरीज़ हम लोग कोरोना के लिहाज से डील करते हैं, आजकल इशू ये है कि हमारी आवाम के अंदर जो होता है ना पॉपुलेशन जो गुजरात की है इसमें कोरोना की जो अलामात हैं ना मरीज़ों में बहुत ज़्यादा हैं। लोग आमतौर पे उसको नज़ला ज़ुकाम या आमतौर पे दमा वगैरह जो होता है ना उसके लेवल पे देखते हैं, लेकिन जब हमारे पास मरीज़ आ जाता है तो यहाँ पे डॉक्टर्स की जो एक्सपर्ट टीम है ना वो हर मरीज़ का मुआयना करती है और जिसमें हमारे जो कंसल्टेंट हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं या कोरोना के सिलसिले में जो कंसल्टेंट हैं जिसको वो खुद समझते हैं कि ये कोरोना की अलामात हैं। मरीज़ तो ज़ाहिर आता है शायद बुखार के लिए या आएगा नज़ला ज़ुकाम के इलाज के लिए, लेकिन यहाँ पे जब हमारे कंसल्टेंट उसको चेक करते हैं तो उसमें अलामात जो होती हैं ना वो कोरोना की पाई जाती हैं, जिसकी वजह से पूरे उसके एक्सरे लेके ब्लड टेस्ट लेके उसके बाद उसको हम लोग जो होता है ना कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसके लिहाज से हम उसको ट्रीट करते हैं। लोगों का तो कंसर्न यही है कि जी हमें बुखार था और हम लोग गए या सांस की तकलीफ़ थी गए, लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है कि ये अलामात जो होता है ना ये कोरोना की हैं। तो डॉक्टर जी यहाँ पे जो कंसल्टेंट होते हैं वो खुद चेक करके उसके बाद अगर समझते हैं कि ये कोरोना का है तो हम उनका सैंपल भी भेजते हैं, उनके एक्सरेज भी करवाते हैं और जितने भी यहाँ पे इस तरह के मरीज़ हमने दाखिल किए उसमें आफ्टर जो एंड पे जो रिपोर्ट्स आई हैं वो यही आई हैं कि ये कोरोना का ही मरीज़ था। इसकी मैं मिसाल दे सकता हूँ आपको कि एक मरीज़ है जहाँ पे सोशल मीडिया पे भी चला कि इनको पित्ते की तकलीफ़ थी जी, इसको कोरोना लेबल कर दिया गया। जब डॉक्टर ने उसको यहाँ पे चेक किया तो उसमें वही जो सांस का मसला
उसका सांस लेने में दुश्वारी, और उसके अलावा फ़ीवर, और उसके अलावा जो जितनी भी अलामात थी वो कोरोना की थी, वो हमारे पास हमने उनके तमाम टेस्ट करवाए। उसके बाद उनको कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया और बाद में उनकी रिपोर्ट भी जो होता है ना कोरोना की पॉजिटिव आ गई। लेकिन वो सोशल मीडिया पर तो यही चला कि जी पित्ते की तकलीफ़ थी तो उसको अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल वालों ने कोरोना कह दिया। तो लिहाजा जो कोरोना के अलामात और जो टेस्टों के लिहाज से जो फिट आता है मरीज़ कोरोना का, हम उसको डालते हैं। बाकी हमारा मेडिकल वार्ड भी चल रहा है, सर्जिकल वार्ड भी चल रहा है, एमरजेंसी भी चल रही है, जो आर्थो का वार्ड है वो भी चल रहा है। जो मरीज़ उनके होते हैं वो उन्हीं वार्डों के अंदर हैं जिनको अलामात होती हैं, और हमारी एक्सपर्ट टीम उनको चेक करने के बाद, टेस्ट करवाने के बाद लेबल करती है, तो वो कोरोना के अंदर जाते हैं। डॉक्टर साहब, पैरामेडिकल स्टाफ और यंग डॉक्टर जिनकी कोरोना सेंटर ड्यूटी लगी थी उनको डबल तनख्वाहें देने का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी तक ताहाल उन्हें तनख्वाह नहीं दी गई। इसकी क्या वजह है? तनख्वाहों का मामला आपको पता है, जब नई भर्ती होती है तो हम उनके केसेस बना के जो होता है ना, जो सेक्रेटरी हेल्थ है उनको भिजवा देते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनको भिजवा देते हैं। उनके लिए बजट एलोकेट होना होता है, हमने रिक्वेस्ट भिजवा दी है। अनकरीब इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बजट आ जाएगा और हम उनको तनख्वाहें जो होता है ना वो अदा कर देंगे। डॉक्टर साहब, गुजरात की अवाम SOPs की हिदायत को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही है। अवाम के आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी अजीम, ये बिल्कुल आपकी जो ऑब्जर्वेशन है बड़ी जेन्युइन है, और मेरा ख्याल है कि हुकूमती लेवल पे भी बार बार इसके ऊपर जोर दिया जाता है, और हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि लोग इसको मजाक में ना लें। ये एक बहुत सीरियस किस्म की बीमारी है, और अब इसमें कैजुअलिटी जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। तो हमारी तो दर्दमंदाना अपील है आवाम से कि वो जितने भी SOPs गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जारी किए हैं वो उनके ऊपर सख्ती से अमल करें, घरों में रहें, बगैर वजह के घरों से मत बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल हर सूरत में करें, हर सूरत में। इसके अलावा हैंड वॉशिंग की है जो प्रोटोकॉल है उसके ऊपर अमल करें, और बिला ज़रूरत किसी सूरत में भी घरों से बाहर ना निकलें। यही बचाव है, बचत है। इलाज तो इसका बहुत ज़्यादा जो होता है इफेक्टिव अभी तक नहीं है, लेकिन जो एहतियात है वो लोगों को जो होता है ना इनकी ज़िंदगी को महफूज रख सकती है। मेरी रिक्वेस्ट है कि तमाम लोग जो होता है ना जो SOPs है हुकूमत पंजाब के उसके ऊपर अमल करें। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गुजरात में मौजूदा कोरोना सूरत हाल पर बहस कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नायब सदर चौधरी शाहिद अख्तर साहब ने। शाहिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाहिद साहब, आप ये बताएँ कि गुजरात में इस वक्त मौजूदा कोरोना सूरत हाल क्या है, इसमें कितना इजाफा हुआ है? बहुत शुक्रिया अजीम। इस वक्त गुजरात में कोरोना की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक है, लेकिन अवाम इसको सीरियस नहीं ले रहे। इंतज़ामिया की तरफ से जो इदाद-ओ-शुमार दिए जा रहे हैं वो उसके लिहाज से वो कम है। इस वक्त गुजरात में 800 से ज़ायद जो है ना वो पे कोरोना के मरीज़ हैं। तो अमवात का जो सिलसिला है वो भी जारी है। आज मेरा विज़िट हुआ था अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल में, और 5 आज अमवात हुई हैं जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमल है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी जो आवाम है कोरोना को सीरियस नहीं ले रही, जिस वजह से कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। अगर तो स्क्रीनिंग का, टेस्टिंग का अमल इन्होंने ये जारी रखा तो ये अदादो-शुमार जो है ना ये 1000 में जाने वाले हैं। अच्छा शाहिद साहब, डिस्ट्रिक्ट गुजरात में कोरोना का सबसे बड़ा अस्पताल गवर्नमेंट अजीज़ भट्टी अस्पताल है, इसकी कारकर्दगी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? अजीम, जो अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, चूँकि आपको पता है कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और उधर ही पूरे ज़िले के जितने भी मरीज़ हैं वो उधर ही एडमिट हो रहे हैं, उधर ही आइसोलेशन वार्ड बने हुए हैं। तो डॉक्टर हजरात अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की तरफ से ना ये मुसलसल पहले दिन से ये कंप्लेन आ रही हैं कि उनको सहूलतें नहीं दी जा रही, उनको जो किट्स वगैरह वो प्रोवाइड नहीं की जा रही। लेकिन बरक्स इसके देखा जाए तो जो ज़िला इंतज़ामिया है वो बार कह रही है कि हमारे पास वाफर मिकदार में जो है ना वो किट्स वगैरह, मास्क वगैरह मौजूद हैं, हम लोग उनको
प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो भी जो यूनियन है जिसमें YDA या PM में है, वो उनकी तरफ से बार बार ये बोला जा रहा है कि हमारे डॉक्टरों को उस तरह की सहूलियत नहीं दी जा रही। हमारे डॉक्टर हजरात जो है ना फ्रंट लाइन पे, क्योंकि वो लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, लेकिन वो मुतासर भी हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनको अकोमोडेट करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा। जैसा कि सबको पता है कि गवर्नमेंट ने कोरोना के लिए अलहदा से डॉक्टर भी हायर किए हैं, उनको जॉब वगैरह दी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी हायर किया हुआ है, तो उनको डबल तनख्वाह के ऊपर उन्होंने जॉब वगैरह दी है, लेकिन उनको अभी तक तो सिंगल तनख्वाह भी उनकी नहीं आई, वो भी ड्यूटियां कर करके थक गई हैं, तनख्वाहों का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ। यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसियां जो है ना वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार हैं। तो इस तरह तो ये डॉक्टर जो अपनी ड्यूटियां दे रही हैं ये डिसहार्ड हो जाएंगे, तो इनके ऊपर ही ये मरीज़ों ने सर्वाइव करना है। और अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल में मामला तो एवरेज चल रही हैं, ये नहीं है कि उधर बिल्कुल भी मरीज़ों का ध्यान ख्याल नहीं रखा जा रहा। कंप्लेनें भी आ रही हैं, साथ साथ मरीज़ों की तरफ से भी कंप्लेनें आ रही हैं कि उनको खाना वगैरह जो है ना वो अच्छा फूड उनको नहीं दिया जा रहा, उनकी ट्रीटमेंट नहीं की जा रही। मैं कहता हूँ कि एवरेज काम चल रहा है, लेकिन ये नहीं है कि एक्सीलेंट बिल्कुल भी नहीं है कि 100% उनके मामला ठीक जा रहे हैं। उधर अगर उधर यहाँ तक कंप्लेनें आती हैं, बाज़ दफ़ा ये मरीज़ों की तरफ से ये भी हमें जो कॉलें रिसीव होती हैं कि हमें हफ्ता हो गया कुछ चेक करने नहीं आया, हमें टाइम पे जो है ना खाना नहीं दिया जा रहा है, इससे बेहतर तो हम अपने घरों में थे, कम अज़ कम हमारी सेहत तो ठीक थी। कोरोना की वजह से तो हमें कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन अदर बीमारियों की वजह से हमारी सेहत डाउन हो रही है। ये हम लोग डॉक्टरों के इल्म में ये चीज़ लेकर आते रही हैं, अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल की इंतज़ामिया के इल्म में ये चीज़ें लाते रहे हैं, वो इसका नोटिस भी लेते रहे हैं और मामलात को अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा शाहिद चौधरी साहब, गुजरात में जब पहला कोरोना का मरीज़ सामने आया था तो उस वक्त हिफाजती इक़दामात इंतहाई सख्त थे, लॉकडाउन में भी उस वक्त नरमी नहीं थी, लेकिन अब हालात उसके बिल्कुल बरक्स हो चुके हैं। लॉकडाउन में भी नरमी है, आवाम भी सड़कों पर है, SOPs का ख्याल भी नहीं है, तो आपके ख्याल में ये कुछ हालात मज़ीद नहीं सकते? अजीम, गुजरात में पहला जो कोरोना का मरीज़ आया था 16 मार्च को, बिशारत नामी ये स्पेन पलट एक शख्स था, उसमें शादी वालका था, उसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। और उस वक्त जिस तरह से ज़िली इंतज़ामिया और जिस तरह से महकमा सेहत हरकत में आया था, जिस तरह से उन्होंने उसकी टेस्टिंग की, उसकी स्क्रीनिंग की और ट्रैकिंग की, यकीन जाने एक्सीलेंट था कि उन्होंने उसके तमाम सोर्सेज जितने भी थे वो जिनके साथ मिला उनको ट्रेस किया, यहाँ तक कि आउट ऑफ ये सिटी में, यानी कि एयरपोर्ट इस्लामाबाद से लेकर गुजरात तक जितने भी वो उसके मिलने वाले थे उनको उन्होंने ट्रेस करके उन्होंने टेस्ट किए, उनकी स्क्रीनिंग की, उन्होंने उसके इलाके को, उसके मोहल्ले को, उसके घर को लॉकडाउन किया। तो इस तरह से वो 1 से 2 तो हुए लेकिन 20 नहीं हुए। लेकिन अभी सूरत हाल इसके मुख्तलिफ है। अभी लॉकडाउन में नरमी, जहाँ लॉकडाउन में नरमी आई है वहाँ पर यह मामला भी चल पड़ा है कि अभी ट्रैकिंग का निज़ाम बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है। सिर्फ ये बस स्क्रीनिंग के ऊपर बैठे हुए हैं। स्क्रीनिंग भी उस हद तक नहीं हो रही, या तो स्क्रीनिंग के अमल को बढ़ा दिया जाए, यानी कि कम से कम गुजरात की आबादी के लिहाज से 25% स्क्रीनिंग कर लें, फिर आप देखें कितने पेशेंट निकलते हैं। यानी कि असल पेशेंट जो है ना, जो छुपे हुए हैं, जिनमें कोई भी सिम्टम नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि मैं कोरोना का पेशेंट हूँ, वो कोई भी हो सकता है, तो वो असल में खतरनाक है। उनका मिलना मिलाना हर जगह पे है, लेकिन वो उस वक्त तक ट्रेस आउट नहीं होंगे जिस वक्त तक स्क्रीनिंग के अमल को तेज़ नहीं किया जाएगा। लॉकडाउन अगर नरम किया गया है वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन कम अज़ कम लॉकडाउन नरमी के बावजूद स्क्रीनिंग के अमल में तेज़ी आनी चाहिए। इसलिए इंतज़ामिया को चाहिए कि पहले दिन वाली जो उनकी कारकर्दगी थी उनको कंटिन्यू करे और आगे लेकर आए। वो अगर वो एक्सीलेंट थी तो यकीन जाने अभी एक्सीलेंट नहीं जा रही। अभी जो है ना वो मामला तो उस तरह से नहीं चल रहे जिस तरह से पहले चल रहे थे। अभी उनको चाहिए कि अपना स्क्रीनिंग का जो अमल है उसको उसमें तेज़ी लेकर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ निकालें, ताकि इस वबा से सबकी जान छूटे और सब अपनी पहले वाली ज़िंदगी की तरफ लौट आएँ। लेकिन ये सिलसिला अभी काफ़ी माह तक मुझे नज़र नहीं
नहीं आ रहा। क्यों कि इसमें आवाम भी गैर संजीदा है, ज़िली इंतज़ामिया जो है या फिर जो इसके मुतलका महकमा सेहत है, ठीक है वो भी ठीक है। शायद साहब कुछ मरीज़ ऐसे भी हैं जो कोरोना के डर की वजह से छुप के अपने घरों में बैठे हुए हैं और उनके जो कोरोना नहीं, उनके जो दूसरा मर्ज़ है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है और वो इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि जहां पर उनका इलाज होना नामुमकिन है। इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? अजीम साहब, ये इसकी ना वजूहात हैं कि उन मरीज़ों को डरा दिया गया है। किस वजह से? आप पूछेंगे क्या उनको डर है। मेरा भाई, उनको डर ये है कि वो मरीज़ शुरू में जिस वक्त लॉकडाउन था वो हस्पतालों में जाते रहे इलाज के लिए, तो उनको अकामोडेट नहीं किया गया। उनको कोरोना की वजह से सब जो पैरामेडिकल स्टाफ है या वैसे जो है ना, वो ओपीडी भी बंद थी, तो वो लोग उन लोगों को अकामोडेट नहीं किया गया। उस बीमारियों में भी काफ़ी लोग इस वक्त शदीद तकलीफ़ में मुब्तला हैं, लेकिन इस वजह से घरों से बाहर निकल के नहीं जा रहे कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कहीं हमें कोरोना में ना डाल दिया जाए। हालांकि ऐसे मरीज़ जो सीरियस हालत में हैं, जिनको कोरोना के अलावा कोई बीमारियां, उनको चाहिए कि वो डॉक्टरों से रजू करें, अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। जो कोरोना वाले मरीज़ होंगे उनको ही उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट करके उनको कोरोना में डाला जाएगा। वैसे ये सोशल मीडिया पे तो ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि हर मरीज़ जो सीरियस है ना उसको कोरोना में डालनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सोशल मीडिया तक बातें तो ठीक है, सुनने तक ठीक है, लेकिन हकीकत ये है कि घर में ही जो ना अक्सर ऐसे भी हो रहा है कि जो मरीज़ कोरोना के मरीज़ हैं ना, वो छुप के घर में बैठे हुए हैं। जिस वक्त उनकी हालत सीरियस होती है, जिस वक्त वो प्राइवेट हॉस्पिटलों से भी चक्कर लगा लेते हैं, तसल्ली कर लेते हैं, फिर एंड पे वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन वो जनवन कोरोना के मरीज़ होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनको कोरोना हो चुका है। लेकिन जिस वक्त उनकी स्क्रीनिंग होती है, तब वो उनकी रिपोर्ट आती है, तब पता चलता है। लेकिन उस वक्त उनका गुजर चुका होता है, वो सीरियस हालत में होते हैं, डॉक्टर उनकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इस वजह से ज़्यादा मौत हो रही हैं। इसलिए कोशिश करें कि अगर कोई भी मरीज़ है किसी के घर में या किसी के मोहल्ले में, तो उनको फौरी तौर पे ना डॉक्टर के साथ रजू करें। वो उसको जो भी बीमारी है उसका इलाज करवाएं। वो घर में किसी भी बीमारी का कोई भी पेशेंट घर में रखकर उसकी ज़िंदगी क्यों दाव पे लगाते हैं। शाहिद चौधरी साहब, कोरोना का मरीज़ ख्वाह वो प्राइवेट हॉस्पिटल में है या वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जब उसकी डेथ होती है तो उसकी डेड बॉडी को लवाहिकीन के हवाले करने में इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अजीम, ये कंप्लेनें कुछ आई हैं हमें भी कि पेशेंट आए हैं उनके पास, लेकिन वो कोरोना वाले नहीं थे। उनको कोरोना का मरीज़ डिक्लेयर करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसकी वजह फिर वही बोलूँगा, उसकी वजह यही है कि उन्होंने रिपोर्ट भेज दी, उनका टेस्ट करने के लिए उन्होंने लाहौर में भेज दी। अब रिपोर्ट का वेट करना पड़ेगा 7 डे, तो 7 डे से पहले अगर वो पेशेंट किसी भी बीमारी की वजह से एक्सपायर हो जाता है, तो अभी तक रिपोर्ट आई को नहीं है, तो डॉक्टर क्या करें? अब या तो रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए तो उनकी तसल्ली हो जाए, वो दे दें। अगर बाद में रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, वो मैयत को दे दें, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? यानी कि मुख्तलिफ मसाइल चल रहे हैं। बाज़ दफ़ा बीच में ना गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा भी हो रहा है, ये नहीं कि नहीं हो रहा। बाज़ दफ़ा बीच में कोई मामला ऐसे भी चल रहे हैं कुछ, अब क्या सरेआम क्या बोलना है, तो बाज़ दफ़ा ये भी चल रहा है कि कोरोना का जो पेशेंट है उसकी मैयत किसी मजबूरी से दी भी जा रही है, गलती से दी जा रही है या मजबूरी से, यानी कि मिक्स मामला चल रहे हैं। तो लेकिन ये इस बारे में ना अगर तो देखें सबके साथ ना यकसान सलूक करें, तो अगर तो आप समझते हैं कि किसी को मैयत देने से कोरोना नहीं फैलता, तो खुदारा सबको दें मैयत, वो गरीब है या अमीर है सबको दें। तो अगर समझते हैं कि इससे उसकी लवाहिकीन को नुकसान होगा, तो फिर किसी को भी ना दें, फिर क्यों रिस्क में लोगों को डालते हैं? यानी कि सबके साथ इक्वल सलूक करें। ये नहीं है कि किसी के पास कोई सिफारिश है, कोई सोर्स है तो उसको दे दें, जो मेरी तरह गरीब बंदा है तो उस टाइप के बंदे को ना दें। इस तरह से मुआशरे में इंतशार फैलता है, लोग जो है ना वो बदजन होते जा रहे हैं। तो एक और मैं बात अजीम ये बोलूँगा कि अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल को चाहिए कि अपना एक तर्जमान मुकर्रर करे, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल है,
तो उसके बारे में अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर कोई ना कोई प्रोपेगेंडा चलता रहता है। तो उनके तर्जमान अगर होगा, उनको चाहिए कि वो उस खबर की तस्दीक या तरदीद कर दे, ताकि लोगों के जहन में बजाय प्रोपेगेंडे वाली खबर बैठने के उनकी तस्दीक या तरदीद वो बैठ जाए, वो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने गुजरात में मौजूद कोरोना सूरत हाल पर बहस की। डॉक्टर आसिफ साहब ने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया, डॉक्टर सऊद साहब ने भी किया, और गुजरात से पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नायब सदर चौधरी शाहिद अख्तर साहब ने भी अपना हमारा साथ दिया। सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।